हाँ, हेलो बच्चों, नमस्ते। अब हम आपको अगला गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बता रहे थे। तुगलक वंश हम पढ़ रहे हैं, उसके बारे में बता रहे थे। उसमें हम उसको आगे बताएंगे कि गयासुद्दीन तुगलक ने कृषि या राजस्व व्यवस्था में जो सुधार किया था, उसके बाद उसने अपना ध्यान जो है सैन्य व्यवस्था पर लगाया था, क्योंकि वो खुद ही बड़ा कुशल और अनुभवी सेनापति था और अपनी सेना की और अपनी ताकत का जो है परिचय कई युद्धों में दे चुका था। मंगोलों जैसी जो भयानक जाति है, उसके आक्रमणों का उसने सामना किया था और उनको हराया था। इसलिए उसको क्या है कि सेना की बड़ी परवाह थी। और सेना और उसके जो सेना में सैनिकों को संतुष्ट करने के लिए उसने प्रयत्न किया। क्योंकि बर्नी जो है वो जियाउद्दीन बर्नी जो है वो लिखता है कि वो सैनिकों को अपने पुत्र के समान प्यार करता था और वो हमेशा ध्यान रखता था कि सैनिकों को अगर नियमित रूप से वेतन मिलता रहे तो उनमें जो है अनुशासन बना रहेगा और भ्रष्टाचार जो है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए उसने सैनिकों के हितों को हमेशा ध्यान में रखा। इसके अलावा उसने घोड़ों पर अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो दाग और हुलिया व्यवस्था थी, घोड़ों की दाई जांघों को जो दागी जाती थी और सैनिकों का हुलिया दर्ज किया जाता था, वो हुलिया था कि घोड़ों का जो दाग व्यवस्था थी वो वही थी कि घोड़े कौन से हैं। और वास्तव में ये घोड़े जो अपने अलाउद्दीन खिलजी ने जो दीवाने आरिज के अंतर्गत ये जो है दाग और हुलिया व्यवस्था लागू की थी, तो उसमें ये देखा जाता था कि घोड़ों की किस्म कौन सी है, आयु क्या है, और ये घोड़े वास्तव में भारतीय सेना के ये अलाउ खिलजी वंश की सेना के ही है ना। तो वो उसकी दाग इस तरह से वो शाही मोहर उसके जांग पर दागी जाती थी ताकि जब भी युद्ध होता था तो वो जो विद्रोही शत्रु पक्ष के घोड़े इसमें नहीं शामिल हो जाए। नहीं, क्योंकि उससे क्या है कि वो जो दाग होता था घोड़े के ऊपर जो मोहर लगी होती थी शाही, तो वो उससे क्या है कि पकड़ में आ जाते थे कि घोड़े इसी सेना के हैं या दूसरी सेना के हैं। इसी तरह से सैनिकों का हुलिया कि वो सैनिक भारतीय है या तुर्की है या उसकी या कोई अन्य जाति के हैं, ये जो है आयु क्या है, ये वो मतलब उसमें कोई बीमारी तो नहीं है चेहरे पे या कहीं और दाग है, तो वो सब लिखा जाता था। चिन्ह होते हैं ना, मस्से होते हैं, ये होते, तो वो सारा लिखा जाता था, एक हुलिया एक रजिस्टर में दर्ज किया जाता था। वही अलाउद्दीन खिलजी की प्रथा प्रणाली जो सेना की थी, उसी प्रणाली को गयासुद्दीन तुगलक ने लागू की थी। उसने सिंहासन पर बैठने के 2 वर्ष में ही मतलब अपनी सेना को जो है अत्यंत बलशाली बनाने में सफल हुआ था। गयासुद्दीन तुगलक ने यातायात की सुविधा के लिए सड़कें ठीक कराई थी, पुलों का निर्माण किया था, सिंचाई सुविधा के लिए नहरों का निर्माण किया था। उसने डाक व्यवस्था को सुसंगठित करने का प्रयत्न किया था ताकि डाक जो है वो शीघ्रता से पहुंच सके और हर 3 से 4 मील के फासले पर डाक ले जाने वाले हरकारे और घुड़सवार नियुक्त किए थे। न्याय व्यवस्था में भी उसने सुधार किया था और अलाउद्दीन के समय की जो कठोर दंड व्यवस्था थी वो समाप्त कर दी थी। लेकिन अगर करों की चोरी करे या वैसे चोर है या सरकारी धन का कोई घपला करता है, तो उसके लिए कठोर दंड की व्यवस्था लागू की थी। तो इस तरह से गयासुद्दीन तुगलक ने अपने जो प्रशासनिक सुधारों में जो काफ़ी काम किया था और वो सफल भी रहा था। अब जो है गयासुद्दीन तुगलक के समय में राज्य विस्तार के लिए उसने युद्ध अभियान किए थे, उसके बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे कि वो वैसे वो साम्राज्यवादी नीति का उसने अलाउद्दीन की तरह अनुसरण किया था। और हमने उसके समय में जो है वो सबसे जो पहले जो युद्ध हुआ था वो वारंगल का पर आक्रमण हुआ था। पर आक्रमण उसने अपने बेटे जूना खां को भेजा था
और 1321 में और वारंगल पहुंच करके उलुग खां यानी जिसको जूना खां है, जो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से बाद में वो इतिहास में लोकप्रिय हुआ है, तो वो जो है वो जूना खां जिसको उलुग खां की भी उपाधि मिली थी, तो वो उसने जो है 6 महीने तक वारंगल के किले पर घेरा डाला और प्रताप रुद्रदेव ने उसका दृढ़ता से मुकाबला किया था। लेकिन खाद्यान्नों की कमी हो जाने के कारण संधि वार्ता शुरू की थी। तब इसने जूना खां ने कहा था कि वो संधि के वार्षिक खिराज नियमित रूप से भेजने को तैयार हो जाए तो वो संधि कर सकता है। तो इस तरह से इस संधि के लिए क्या है कि वो उसने इनकार कर दिया था। लेकिन जब है इनकार कर दिया और दोबारा फिर जो है वो उसी बीच में क्या हुआ कि सुल्तान के मरने की खबर दिल्ली में सुल्तान गयासुद्दीन मर गया है ये खबर आई, तो इससे ये उलुग खां है वो घेरा उठा करके दिल्ली की तरफ रवाना हुआ, तो देवगिरी में रुक गया। पर फिर बाद में उसको पता चला कि देवगिरी में कि ये तो खबर झूठी है, तो वो वापस वारंगल 1323 ईस्वी में गया था। और इस बार उसने जो है 5 माह के घेरे के बाद जो है वारंगल का किला जो था वो जीत लिया था। और उसको क्या है कि प्रताप रुद्रदेव और उसके संबंधियों को कैद करके दिल्ली भेज दिया। और वारंगल को और वालंगर विजय के बाद उसने फिर तेलंगाना की विजय की और इसको इन दोनों को जो है दिल्ली सल्तनत के अंग बना दिया था। और कई जिलों में उसको विभक्त कर दिया और वहाँ प्रशासन चलाने के लिए तुर्की सरदार नियुक्त किए गए थे और वारंगल का नाम बदलकर सुल्तानपुर रखा गया था। अब वारंगल की विजय के बाद वो पांड्य प्रदेश की तरफ जाता है और 1323 में जो है उलुग खां जो है पांड्य पर आक्रमण किया और जीत करके उसको भी दिल्ली सल्तनत में शामिल किया। इस तरह से यहाँ पर एक छोटे मोटे और युद्ध अभियान होते थे, मतलब वारंगल अभियान के दौरान ही हुए हैं। तो उसमें भी जॉर्ज नगर पर भी आक्रमण किया और बड़ी मात्रा में धन उसने लूटा है, हाथियों को लूटा है और इस विशाल जो धनराशि और हाथियों को लेकर दिल्ली आया था। दूसरा जो आक्रमण हुआ है मंगोल आक्रमण हुआ है और मंगोलों के आक्रमण को भी गयासुद्दीन के शासनकाल में सफलतापूर्वक दमन किया गया और 1324 में मंगोल जो है कई हारे और उनको बंदी बनाया गया। और इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक के समय में कोई मंगोल आक्रमण हुए हो ऐसी कोई सूचना नहीं मिलती। इसी तरह से बंगाल में भी ऐसे ही छोटे मोटे वो हुए आक्रमण हुए और उसमें भी वो सफल रहा था। अब हम जो बताएंगे गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बारे में, क्योंकि ये बड़ी इसकी मृत्यु जो है वो बड़ी विवादास्पद है। एक तरह से वो अपनी मौत से नहीं मरा है बल्कि उसको मारा गया है। तो ऐसा कहते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक जो है उसका जो बेटा था जूना खां वो बड़ा महत्वाकांक्षी था और अपने पिता को जो है अपने पिता के शासनकाल से वो सोचता था कि अब मेरे पिताजी का जो करना था इतना कर दिया, अब मैं राजा बन जाऊं, मैं शासक बन जाऊं। तो उसको इतनी जल्दी थी सिंहासन पर बैठने की कि उसने क्या है कि एक जो मलकापुर अफगानपुर करके एक जगह है दिल्ली के पास, दिल्ली से कुछ मील दूर है, अफगानपुर करके एक गांव है, वहाँ पर एक लकड़ी का अस्थाई महल बनाया और उस महल बनाया। और उसको ये था कि उस समय क्या है कि ये गयासुद्दीन तुगलक बंगाल में था, लखनौती में था। तो उस समय लखनौती में होने से वो तो बहुत दूर था, दिल्ली तो लखनौती यानी बंगाल से दिल्ली तो दूर ही है। तो उस समय क्या है कि वो उस अपने पिता को उसका उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया था। तो जब गयासुद्दीन तुगलक को पता चल गया था कि मेरे मारने की कुछ साजिशें हो रही है दिल्ली में, तो उस समय उसने बोला था कि हुनूज दिल्ली दुरस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है। तो ये जो उसने सबसे पहले बोला तो वो कहावत बन गई और बाद में ये कहावत बन गई है। ऐसे कहते हैं कि
जब गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली की तरफ रवाना हुआ तो रास्ते में जो दिल्ली के पास ही पहुंचा और वहाँ पर दिल्ली से कुछ मील दूरी पर अफगानपुर तरफ के गांव में इसने जो है उसका जो बेटा जूना खा है उसने जो अस्थाई लकड़ी का महल बनाया था उस महल में प्रवेश करने को बढ़ा और जैसे ही वो अंदर गया तो वो महल जो है उसके लकड़ी का था, अस्थाई था, तो वो एकदम से गिर गया और उसमें जो है वो गिर जाने से उसकी मृत्यु हो गई। तो लेकिन गिरते गिरते भी उसने अपने छोटा सा जो उसका पुत्र था उसको उसने बचाया, क्योंकि उसने उसने जो जिस तरह से गिरा है तो वो ये मतलब पूरी उसने ध्यान रखा था गयासुद्दीन ने कि मेरा बच्चा सुरक्षित हो जाए, तो बच्चे को नीचे रख करके फिर उसके नीचे रखा, यानी कि अपने नीचे छुपा लिया ताकि जो भी ऊपर से जो भी गिरे ये लकड़ी का जो मलबा गिरे तो उसके ऊपर गिरे, बच्चे के ऊपर नहीं गिरे। तो पिता था इसलिए उसने इतना ध्यान रखा, लेकिन ऐसा कहते हैं कि वो दोनों ही मारे गए, पिता और पुत्र दोनों ही मारे गए हैं। इस तरह से गयासुद्दीन तुगलक का जो है अंत हुआ है, वो मारा गया है। अब गयासुद्दीन तुगलक की जो मूल्यांकन करे तो उसको जो है बड़ा अनुभवी कुशल सेनानायक और प्रशासक बताया। जैसे कि हमने बताया कृषि के छोटा सा उसका शासनकाल था, लेकिन इसमें 5-6 साल ही उसने राज्य किया, लेकिन इसने काफ़ी सुधार किए थे। इसमें 1325 तक ही ये शासन किया है। वह मार्च 1325 तक गयासुद्दीन तुगलक का शासन रहा है। और ये कहते हैं कि उसके 5-6 साल के शासनकाल में इसने जो सुधार किया था जो वास्तव में काबिल तारीफ है। सुल्तान के पद की गरिमा बनाए रखने और सम्मान बनाए रखने के लिए और खाली जो रिक्त कोष था उस रिक्त कोष में आमदनी हो ऐसे उसने सुविधा हो करने के लिए उसने जो राजस्व व्यवस्था में सुधार किया था वो बड़ा वो मतलब काबिल तारीफ है। अलाउद्दीन के समय की जो कठोर प्रणाली जो थी, जिस तरह से उसने कृषकों के साथ अलाउद्दीन ने 50% भूमि कर लागू किया था उपज का, वो उसने हटा करके मतलब उसकी जगह पर इसने ये बताया था कि आदेश दिया था कि किसानों से पहले की भांति उपज का 1/3 भाग लगान के रूप में वसूल किया जाने लगा था। संभवतः उस समय इसने ये आदेश दिया था, लेकिन बाद में इसने ये भी जारी किया कि एक प्रांत में एक वर्ष में जो भूमि कर है 1/10 या 1/11 से अधिक वृद्धि उसकी नहीं हो, इतनी ही वृद्धि हो ताकि किसान जो है वो आराम से भूमि कर दे सके। तो हम जो कहते हैं कि उसने जो भी उदार और दयालु हृदय का होने से उसने शासन व्यवस्था में भी कठोरता को लागू नहीं किया था। इसको इतिहासकार जो है बड़ा धर्मपरायण और ईश्वर से डरने वाला शासक बताया है। इसने जो है सेना में भी भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए जो उसने और राज्य कर्मचारियों को भी अच्छे पद पर मतलब किसी भी तरह से उसने जाति भेदभाव नहीं किए और हमेशा का वेतन देने का मतलब समय पर वेतन मिल जाए इस बात का उसने ध्यान दिया था। खुद मुकद्दम चौधरी और हिंदू राजस्व अधिकारी है उनको भी लाभ पहुँचे, इसका भी उसने ध्यान दिया था। सैन्य व्यवस्था में भी उसने जो सुधार किए थे वो सुधार अलाउद्दीन खिलजी के समय के जो थे उसी व्यवस्था को उसने लागू किया था। तो इस तरह से हम कहते हैं कि एक मतलब शासक के रूप में जो है गयासुद्दीन तुगलक का जो मूल्यांकन करे, चरित्र मूल्यांकन करे तो वो मतलब मूल्यांकन किया जाए तो ये जो है वो लगभग पूर्ण था। ठीक है, अब हम अगला चैप्टर जो है बाद में पढ़ेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।